हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लिक एसिड के दूसरे प्रकार की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार बताए गए थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो आज हम बात करेंगे आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। हालांकि हमने डीएनए पहले पढ़ा है, लेकिन प्रकृति में जो पहला न्यूक्लिक एसिड आया वो आरएनए था। इसे सबसे आद्य प्रकार यानी कि सबसे प्रिमिटिव प्रकार, सबसे सरलतम प्रकार और पहला न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और न केवल पहला न्यूक्लिक अम्ल बल्कि इसे जीवों का पहला आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। आज हम जानते हैं कि सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, बट ये बहुत बाद की बात है। शुरुआत जब हुई थी तो शुरू में जीवों का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को बनाया गया था। आरएनए आज भी मिलता है, लेकिन अब वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं मिलता। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो कि सबसे आद्य से हमारा यहाँ पर मतलब होता है सबसे प्रिमिटिव, और उतना ही सरल, सिंपल और पहला न्यूक्लिक एसिड सजीवों का पहला आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अगर हम कोशिका में डीएनए और आरएनए की स्थिति की बात करें तो आज भी देखिए, माना कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन डीएनए कोशिका में इतना फैलाव नहीं है, इतना विस्तृत नहीं है, एक जगह पर स्थानीकृत है, वो केवल केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन आरएनए जो होता है वो कोशिका में काफ़ी इधर उधर फैला हुआ मिलता है, आपको साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, जगह जगह हर जगह मिल जाएगा, तो काफ़ी विस्तृत होता है। और आरएनए बड़ा सक्रिय है, आज भी आरएनए की सक्रियता हमें कोशिका में ज़्यादा मिलती है बजाय कि डीएनए के। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बनाया गया है, वो एक ही जगह पर रहता है, वहाँ से ज़्यादा इधर उधर हिलता नहीं है। उसके पास आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उसी को संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी में उसे स्थानांतरित करना, ये काम डीएनए का है। लेकिन इन आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त कर साइटोप्लाज्म में लाकर इससे आरएनए प्रोटीन बनाकर लक्षणों का निर्माण करना, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रदर्शन करना, ये सारा काम आज भी आरएनए का ही है। आरएनए बड़ा रिएक्टिव मॉलिक्यूल, अगर हम डीएनए आरएनए का कंपैरिजन करें तो आरएनए बहुत रिएक्टिव है, और जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो स्टेबल कम होती है, इसलिए आरएनए का स्थायित्व कम है और वो रिएक्टिव ज़्यादा है। डीएनए रिएक्टिव कम है और इसलिए वो स्टेबल भी ज़्यादा है। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन आरएनए सक्रियता की वजह से प्रदर्शन के कार्यों में ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, और हमें कोशिका में ज़्यादा विस्तृत रूप में, ज़्यादा इधर उधर फैले हुए के रूप में देखा जाए तो हमें आरएनए मिलता है। ये डीएनए की तुलना में अधिक विस्तृत होता है और कोशिका में केंद्रक व साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी सक्रिय, रिएक्टिव और उतना ही कम स्टेबल होता है आरएनए। ठीक है, और ये कोशिकीय उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एक्चुअली देखिए, आरएनए के सक्रिय होने के पीछे की वजह क्या है। आरएनए में आप देखिए शर्करा, वो है राइबोज। ठीक है, जबकि डीएनए में शर्करा है डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज से डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप हट गया और वहां आ गया H, एक ऑक्सीजन कम हो गया। एक ऑक्सीजन कम होने से डीएनए की ये शर्करा कम रिएक्टिव हो गई, और कम रिएक्टिव होते वो स्टेबल हो गई, जबकि राइबोज डीऑक्सीराइबोज की तुलना में ज़्यादा सक्रिय है सेकेंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो एक तो राइबोज इसके अंदर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आप देखिए नाइट्रोजन क्षार में भी आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में होता है थाइमीन, बाकी चीज़ें तो सेम होती हैं। ठीक है, और थाइमीन जो होता है वो यूरेसिल की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। थाइमीन अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है, यूरेसिल थोड़ा रिएक्टिव होता है। ठीक है, डीएनए और संरचना की बात करें तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, डबल स्ट्रैंडेड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही बात है कि इसकी सक्रियता और स्टेबिलिटी कम होने के दो तीन मुख्य कारण हैं, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। एक जो है राइबोज शर्करा के कारण, तो राइबोज शर्करा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है डीऑक्सीराइबोज से। दूसरा है यूरेसिल के कारण, यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार जो होता है ये थाइमीन की तुलना में कम स्टेबल है। और तीसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना, एक सूत्री संरचना होने की वजह से भी ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये रिएक्टिव ज़्यादा है, स्टेबल कम है। ठीक है, इसलिए ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ज़्यादा उपयुक्त नहीं। आनुवांशिक पदार्थ इतना रिएक्टिव नहीं चल सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कार्यों के लिए बड़ा उपयुक्त है और कोशिकीय उपापचय कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेता है, और हमारा उपापचय आरएनए के इर्द गिर्द ही विकसित हुआ है। तो आज भी हमें कोशिका में आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रहण को छोड़कर बाकी समस्त कार्यों में हमें आरएनए दिखाई देगा। और हमारा कोशिकीय उपापचय का जो सबसे प्रमुख कार्य वो है प्रोटीन संश्लेषण। क्योंकि देखिए डीएनए और आरएनए तो अपनी जगह है,
लेकिन कोशिका में होने वाली समस्त अभिक्रियाएं एंजाइम से होती, एंजाइम आधारित और एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन, और ये प्रोटीन और एंजाइम का बनना कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण सर्वोपरि कार्य माना जाता है। अगर आप प्रोटीन बना रहे हैं तो उससे एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम बनेंगे तभी सारे कार्य हो पाएंगे। अगर किसी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण न हो तो वो कभी जीवित नहीं रह सकती। और कोशिका के उसी सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भागीदारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आज भी देखा जाए तो डीएनए ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है तो उसके हमें लगता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम वही है, लेकिन वो अपनी जगह है। बाकी कार्यात्मक रूप से आज भी हम आरएनए पर निर्भर हैं, और आरएनए हमारे लिए बहुत काम के हैं, बहुत उपयोगी भी हैं। अगर हम देखें थोड़ा प्रकृति में पीछे जाएं विकास के क्रम में पहले, तो नेचर ने पहले एक ही न्यूक्लिक अम्ल बनाया था, आरएनए। डीएनए तो बहुत बाद में बना है। वो आरएनए ही सारा कार्य करता था, वही आनुवांशिक पदार्थ भी था, और वही मतलब आनुवांशिक पदार्थ भी था, मतलब आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण भी करता था और अगली पीढ़ी में भी भेजता था। दूसरा, वही आरएनए उसी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का प्रदर्शन भी करता था, प्रोटीन बना करके लक्षण बनाना, ये काम भी आरएनए का। अब आरएनए ही सब कुछ पहले करता था, लेकिन दो विपरीत कार्य आरएनए को दे दिए गए। एक प्रकार से आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करना, ये कार्य ऐसा है जिसमें हमें ज्यादा सक्रियता की जरूरत नहीं है, बल्कि ये निष्क्रिय, ये यूं समझिए स्टेबल ज्यादा होना चाहिए, कम रिएक्टिव वाला कार्य है। जबकि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रदर्शन करके लक्षण बनाने का काम सक्रियता वाला है। तो आरएनए बड़ा परेशान कि उसको एक कार्य तो वो दिया है जिसमें उसे निष्क्रिय रहना ज्यादा ठीक है, स्टेबल रहना होता है, और एक कार्य वो है जिसमें बड़ा सक्रिय रहना होता है। और ये गलती बाद में प्रकृति को भी शायद एहसास हुई कि ये हमने गड़बड़ कर दी, कि एक ही मॉलिक्यूल से दोनों काम करा रहे हैं और दोनों विपरीत हो रहे हैं। तो बाद में जाकर के प्रकृति ने डीएनए से आरएनए का निर्माण या आरएनए की उत्पत्ति हुई, आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखिएगा, डीएनए हमेशा आरएनए से ही विकसित हुआ है। तो डीएनए का जो इवोल्यूशन हुआ है वो आरएनए में स्थायित्व के भाग को बढ़ाया गया और डीएनए बनाया गया। शर्करा बदली गई, संरचना सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड की गई, यूरेसिल की जगह थाइमिन, और वो तमाम परिवर्तन आरएनए में किए गए जिससे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन सके और वो उसमें आनुवांशिक सूचनाएं रखी जाए, और इस तरह से डीएनए की उत्पत्ति होती है आरएनए से। अब डीएनए को सारी आनुवांशिक सूचनाएं दे दी गई और उसे कहा गया भाई आपको इसको परिवर्तित नहीं होने देना, स्टेबल रखना है, और जब जरूरत हो अगली पीढ़ी में भेज देना। तो अगली पीढ़ी में भेजना है तो डीएनए को अपने जैसा ही डीएनए बनाना पड़ेगा, तो उसे प्रतिकृति करने की क्षमता दी गई, डीएनए रिप्लिकेशन। और जब भी अगली पीढ़ी में भेजना होता है, कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपने जैसी एक कॉपी बना देता है और वो फिर अगली पीढ़ी में चली जाती है। इस तरह से डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हो गया। और आरएनए को कहा गया कि भाई अब आपको आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित करने की जरूरत नहीं, वो काम हमने डीएनए को दे दिया, बाकी सारा काम आप संभालो। तो यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं के प्रदर्शन का जो सक्रिय कार्य था वो तो आज भी आरएनए के पास ही है। अब आरएनए को आनुवांशिक सूचनाएं किससे लानी रही? तो डीएनए के पास संग्रहित है ना। तो अब आज की तारीख में आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से लेकर आता है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के आरएनए मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जीन एक्सप्रेशन करते हैं, लक्षण बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो आरएनए पहले आया और उसी से फिर बाद में डीएनए उत्पन्न हुआ है, ठीक है। लेकिन आज की परिस्थितियों में देखेंगे तो क्योंकि अब आनुवांशिक सूचना डीएनए के पास है, तो अब इन सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए डीएनए से आरएनए बनता है। तो वो तो संश्लेषण है, उत्पत्ति की बात नहीं हो रही। तो आज डीएनए से आरएनए बनते हैं सारे, और वो आनुवांशिक सूचनाओं को ला रहे हैं। अब देखिए, आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में जीन के रूप में है, ठीक है। तो जब भी हमें लगता है कि किसी प्रोटीन की आवश्यकता है तो डीएनए को खबर भिजवाई जाती है और डीएनए उस जीन की आनुवांशिक सूचनाओं को एक आरएनए पर छाप के दे देता है कि ये ले लो, इसमें सूचना लिखी है, पढ़ के प्रोटीन बना लेना। तो आरएनए डीएनए ने अपनी सूचना जिस आरएनए को दी वो है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, क्योंकि वो आनुवांशिक सूचनाओं लेके आ रहा, दूत की तरह कार्य कर रहा, उसे दूत आरएनए भी कहते हैं। तो एमआरएनए डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर केंद्रक से बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। अब एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है और वो जेनेटिक कोड है। भाई डीएनए में और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम ही है, बट इन अनुक्रम से कोड बनते हैं और इन कोड से फिर पता चलता है कौन कौन सा अमीनो अम्ल लगाना, किस क्रम में लगाना और कैसे प्रोटीन बनाना, और ये सब एमआरएनए के ऊपर लिखा है। फिर इस सूचनाओं को पढ़ने का कार्य करना
ये कार्य और उस सूचना को पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाने का काम आरआरएनए और टीआरएनए करते हैं। आरआरएनए राइबोसोम के रूप में एमआरएनए पर आकर बैठता है और वो कोड पढ़ना शुरू करता है, और टीआरएनए का काम कहा है कि भाई जो जो कहा जाए वो अमीनो एसिड लेकर आओ। तो जो आरआरएनए बताता है टीआरएनए वो अमीनो एसिड लेकर आता है, और फिर आरआरएनए ही इन अमीनो एसिड को जोड़ता है, राइबोसोम ही जोड़ता है, और इस तरह से अमीनो एसिड का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है और यही आगे चल के प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का ये सारा कार्य एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के संयुक्त प्रयासों से होता है, और आनुवंशिक सूचनाएं प्रोटीन के रूप में प्रदर्शित होती हैं और लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं। समझ में आई बात। और डीएनए जो है केवल दो ही काम करता है, अगली पीढ़ी में भेजने हैं तो डीएनए का निर्माण करता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन वो केवल तभी करेगा जब कोशिका विभाजन करेगी, और उसके अलावा उसी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए वो डीएनए आरएनए बनाता है, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बस। बाकी फिर उसके बाद में प्रदर्शन का सारा काम कौन कर रहा है? आरएनए। तो आरएनए आज भी हमारी कोशिकाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है, ठीक है। और इसी आरएनए के बारे में थोड़ी बहुत चीजें और देखें तो मैंने जो चीज आपको बताई कि वर्तमान में सभी प्रकार के आरएनए डीएनए से संश्लेषित होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप तो कह रहे हो कि आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति हुई, तो वो उत्पत्ति हुई। अब क्योंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और डीएनए आगे से आगे चल रहा है, तो अब हर पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए जो आरएनए चाहिए वो डीएनए से बनेगा, ठीक है। तो सारे आरएनए डीएनए से बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है। रही बात संरचना की, तो आरएनए सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक सूत्री। हालांकि यहाँ अपवाद है, कुछ वायरस के अंदर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी पाए गए हैं, ठीक है। तो विरल रूप से कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, एक तो रियो वायरस, दूसरा वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। ये एनसीईआरटी के जो उदाहरण है वही लिखे हैं मैंने, ठीक है। रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरस हैं। अन्यथा आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ वायरस में विरल रूप से डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से वर्तमान में आरएनए सजीवों में अब आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता, वो डीएनए करता है। लेकिन अभी भी कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, और वायरस सबसे पहले के जीव माने जा सकते हैं, आज भी है। इन वायरस को आज भी हम आरएनए वायरस कहते हैं। वायरस के अंदर इसलिए दो समूह बनाए जाते हैं, जिन वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए वायरस या राइबो वायरस, जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वायरस या डीऑक्सी राइबो वायरस। समझ गए, ठीक है। तो यहां पर भी वही है, वर्तमान में सजीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन विरल रूप से कुछ वायरस में आरएनए अब भी आनुवंशिक पदार्थ है। और ये जो है, ये सभी वायरस जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे आरएनए वायरस या राइबो वायरस कहते हैं। राइबो वायरस तो पूरा समूह है, उसके अंदर मैं कुछ उदाहरण अगर आपको दूं जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जैसे कि रियो वायरस। अब रियो वायरस इधर भी और इधर भी है, तो रियो वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ भी है और ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी है। समझ गए, ठीक है। ऐसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स वाला वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये कुछ उदाहरण मैंने एनसीईआरटी वाले लिए हैं, ठीक है। और इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अब देखो, राइबो वायरस और रियो वायरस में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो राइबो वायरस तो पूरे समूह का नाम है, और रियो वायरस एक प्रकार का राइबो वायरस है। रियो वायरस तो एक पर्टिकुलर वायरस है, और ये किस समूह में आया? राइबो वायरस, यानी कि आरएनए वायरस में, ठीक है। तो थोड़े बहुत में डबल स्ट्रैंडेड है, कुछ में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में है, बाकी ज्यादातर केस में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और नॉन जेनेटिक है, मतलब अब जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करता, ठीक है। आरएनए के अगर मैं मुख्य कार्य की बात करूं तो ये कोशिका में सभी प्रकार के जो भी आरएनए हैं, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। मुख्य कार्य और प्रमुख कार्य यही, ठीक है। अर्थात आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त कर लक्षणों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आनुवांशिक सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप कह सकते हो ये जीन एक्सप्रेशन, जीन प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जीन एक्सप्रेशन का काम करेंगे। आनुवांशिक सूचना जो डीएनए में है उनसे प्राप्त करेंगे और फिर ये लक्षणों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आरएनए में कुछ ऐसे गुण हैं
जो डीएनए या किसी अन्य मॉलिक्यूल में नहीं है, डीएनए में किसी अन्य न्यूक्लिक एसिड में नहीं है। जैसे एक तो आरएनए में उत्प्रेरकीय गुण दिया गया है, प्रकृति ने इसके अंदर उत्प्रेरकीय गुण दिया है, मतलब ये भी एंजाइम की तरह उत्प्रेरकीय गुण रखता है। और कुछ आरएनए जो होते हैं आवश्यकता अनुसार कभी कभी एंजाइम की भांति कार्य करके अपना काम खुद ही कर लेते हैं। आरएनए अपने कई कार्यों के लिए एंजाइम पर निर्भर नहीं करता, बाकी कोशिका के अंदर होने वाली तमाम अभिक्रियाएं एंजाइम की मदद से होती है और एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन आरएनए अपने कुछ कार्य बिना एंजाइम बिना प्रोटीन के करता है और वो स्वतंत्र होता है, जबकि डीएनए भी नहीं है ऐसा। उत्प्रेरकीय गुण आरएनए में है, डीएनए में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब आरएनए एंजाइम के रूप में कार्य करता है तो उसे बोलते हैं राइबोजाइम, ठीक है। आरएनए एंजाइम यानी राइबोजाइम, क्योंकि देखिए एंजाइम भी तो प्रोटीन है और आरएनए क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए तो खुद ही प्रोटीन संश्लेषण कर रहे हैं, और अगर आरएनए भी प्रोटीन या एंजाइम पर निर्भर रहा तो फिर उस एंजाइम को कौन बनाएगा। इसीलिए आरएनए अपने कई काम बिना किसी प्रोटीन वाले एंजाइम के खुद ही कर लेता है, खुद ही एंजाइम की तरह काम करता है, उसको राइबोजाइम कहते हैं। उसमें जैव उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, तथा आरएनए में अपने आप को ठीक करने की और प्रोसेस करने की भी एबिलिटी। कई बार डीएनए से जो आरएनए बनता है वो एकदम से काम करने लायक नहीं होता, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग आरएनए अपनी खुद करता है। तो आरएनए में खुद की प्रोसेसिंग करने की भी क्षमता है। आरएनए डीएनए से बनने के बाद आवश्यकता अनुसार स्वयं की प्रोसेसिंग भी कर लेता है, जैसे एक नाम है ये स्प्लाइसिंग, ये भी मैं आगे बताऊंगा, ये सब आगे आएंगी चीजें, ठीक है। तो एक तो एंजाइम की तरह कार्य करने की भी क्षमता है, राइबोजाइम की तरह काम करता है, खुद की प्रोसेसिंग करके अपने आप को खुद ही तैयार कर लेता है, ठीक है। जो आरएनए आज हम देखते हैं वो इसी रूप में नहीं बनते हैं, वो थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद बनते हैं और ये प्रोसेसिंग आरएनए स्वयं करता है। तो आरएनए खुद की प्रोसेसिंग भी कर लेता है। तो ये तो आरएनए की कुछ जनरल बातें मैंने बताई। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है, एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, जो भले आज आनुवांशिक पदार्थ नहीं रहा लेकिन कोशिका में उसकी बड़ी सक्रिय भागीदारी है, ठीक है। अब हम आरएनए के प्रकार पर आते हैं कि आरएनए कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या काम हैं, ठीक है। तो आरएनए को हम मोटे तौर पर दो प्रकार में बांट सकते हैं। दो प्रकार के आरएनए, जेनेटिक आरएनए या जीआरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ वायरस में अब ये जेनेटिक मटेरियल बचा है, बाकी नहीं है, तो ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है जेनेटिक आरएनए, और ये अत्यंत विरल है, केवल कुछ वायरस में ही उपलब्ध है, जो मैंने कहा आरएनए वायरस, राइबो वायरस। तो जेनेटिक आरएनए मतलब जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और ये बहुत रेयर है, कुछ वायरस के अलावा कहीं नहीं। तो ये तो हो गया राइबो वायरस का जीआरएनए। बाकी ज्यादातर जो है वो आज कोशिकाओं में, सभी में, सारे सजीवों में नॉन जेनेटिक आरएनए, सामान्य प्रकार का आरएनए, और ये सभी सजीवों में उपलब्ध होता है, ठीक है। इस नॉन जेनेटिक आरएनए को उनके कार्यों के आधार पर हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तीन तरह के तो मुख्य हैं ये, बट इनके अलावा एक और एसएनआरएनए, इसके बारे में भी आगे थोड़ा बहुत जिक्र कर सकते हैं, और एससीआरएनए, और भी कुछ छोटे छोटे आरएनए होते हैं। ये तीन तो मुख्य हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, नाम तो सबने सुने ही होंगे। जैसे एक और होता है एसएनआरएनए। एसएन का मतलब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, मतलब न्यूक्लियस में, केंद्रक में उपस्थित कुछ छोटे छोटे आरएनए के मॉलिक्यूल, ये थोड़े अलग प्रकार के आरएनए हैं। एसएनआरएनए थोड़ा जिक्र आगे आएगा इनका भी। ऐसे एससीआरएनए, एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, अर्थात साइटोप्लाज्म में उपस्थित कुछ छोटे छोटे आरएनए। और ये जो है आरएनए, ये कम मिलते हैं और ये प्रोसेसिंग के काम में आएंगे। अभी मैंने कहा था आरएनए अपनी प्रोसेसिंग कर लेता है, खुद को तैयार कर लेता है काट छाट करके, तो उसमें ये काम आते हैं प्रोसेसिंग में। बाकी प्रोटीन संश्लेषण का जो मुख्य काम है उसमें ये तीन आरएनए। अब इनको हम बारी बारी से एक एक आरएनए का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए कोशिका में उपस्थित सबसे स्टेबल और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। बहुत स्टेबल है, लंबी जीवन काल होता है इसका, और बिल्कुल स्टेबल और काफी अच्छी मात्रा में होता है। सबसे स्टेबल आरएनए, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, कुल आरएनए का 80 से 90% आरएनए जो है वो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कभी आपको स्वतंत्र रूप से पाया हुआ नहीं मिलेगा, और हमने देखा है कि आरआरएनए हमेशा प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, एक संकुल बनाता है।
देखिए न्यूक्लिक अम्ल का प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाना कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको डीएनए में बताया था कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर के डीएनपी बनाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसे हमने क्रोमेटिन कहा, गुणसूत्र कहा। वहां डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बना रहे हैं। और देखिए जब भी न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन आ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो काफी स्टेबल हो जाता है। हम जानते हैं कि आरएनए वैसे भी बड़ा अनस्टेबल है, ठीक है। जब भी आरएनए प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर आरएनए स्टेबल होने के लिए अपनी संरचना को घुमा फिरा करके वो डबल स्टैंडर्ड जैसा हो जाए तो भी स्टेबल हो जाता है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आरएनए इतना स्टेबल कैसे हुआ, तो क्योंकि आरएनए अकेला नहीं है, हमेशा प्रोटीन के साथ मिलता है और आरएनए और प्रोटीन मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे डीएनए और प्रोटीन से डीएनपी बना, तो आरएनए और प्रोटीन से आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और इसी आरएनपी को राइबोसोम इकाइयां कहते हैं। कोशिका पढ़ते समय में राइबोसोम पढ़ाया जाता है। राइबोसोम एक नग्न कोशिकांग है और वो जो इकाइयां हैं उसमें आरएनए और प्रोटीन ही होता है, तो वो दोनों मिलकर के राइबोसोम की इकाइयां बना रहे हैं। तो ये जो होता है हमेशा राइबोसोम इकाइयों के रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। और ये राइबोसोम इकाइयों का जो रासायनिक गुण है वो है आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। तो राइबोसोम में दो ही चीजें होती हैं, आरएनए और प्रोटीन, और ये हमेशा राइबोसोम के रूप में ही पाया जाता है। समझ में आ गई बात, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। संश्लेषण की बात है तो आरएनए केंद्रक की केंद्रिका में डीएनए से संश्लेषित होता है। सारे आरएनए डीएनए से बनेंगे तो ये भी डीएनए से बनेगा, केंद्रक में बनेगा। और केंद्रक में भी इसके लिए स्पेशल जगह है केंद्रिका, ये केंद्रिका में मैक्सिमम जो है केंद्रिका में। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ये बात हो रही यूकैरियोट की, ये स्वतः अंडरस्टूड होना चाहिए। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं है, प्रोकैरियोट में सारा काम साइटोप्लाज्म में होगा, सारे आरएनए सब कुछ साइटोप्लाज्म में बनेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूकैरियोट के लिए, ठीक है। तो ये केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रिका में डीएनए से संश्लेषित होता है। ये बात हो रही है यूकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो समस्त कार्य अंडरस्टूड साइटोप्लाज्म में होगा। कार्यों की बात करें तो आरएनए राइबोसोम बनाता है। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, ये राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो ये राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम पर ही प्रोटीन निर्माण होता है। अब प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो थोड़ा और आगे चले। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, मैं थोड़ा सा अभी बता रहा हूं। मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया भी था कि राइबोसोम क्या करेगा। तो सबसे पहले तो कोडोन की पहचान, मैंने कहा था एमआरएनए जब सूचना लेके आया तो उसमें न्यूक्लियोटाइड के कोडोन लगे हुए हैं। उस कोडोन को पढ़ना, उसको पहचानना कि कौन सा अमीनो एसिड का कौन सा कोडोन है, कोडोन की पहचान राइबोसोम आरएनए करता है। फिर उसके बाद टीआरएनए जब अमीनो एसिड लाकर देता है तो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम भी कौन करता है, वो भी राइबोसोम आरएनए ही करता है। अमीनो एसिड हमेशा दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं और उस पेप्टाइड बंध को आरएनए बनाता है, आरआरएनए बनाता है, एंजाइम की भांति काम करते हुए बनाता है। ये कार्य एंजाइमेटिक है और यहाँ आरआरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, यानी कि वो राइबोजाइम भी है। समझ गए। तो ये अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बंध का निर्माण भी करता है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। अब ये तो जब हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन वहां और आएगा, बट प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से आरआरएनए दो जगह में शामिल होता हुआ दिख रहा है। एमआरएनए पर उपस्थित कोडोन की पहचान और फिर आए हुए अमीनो एसिड को पेप्टाइड बंध से जोड़ने का कार्य। जब ये बंध बनाता है दो अमीनो एसिड के मध्य, तो आरएनए एंजाइम की भांति काम करता है, राइबोजाइम की तरह काम करता है। समझ गए। तो ये आरआरएनए के कार्य और उसका संश्लेषण। आरआरएनए के प्रकार भी समझ लें, ये थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है। और वैसे भी ये जब हम कोशिका में राइबोसोम पढ़ते हैं ना, तब भी बताया जाता है। तो प्रकार जो हैं प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के अलग अलग रहेंगे। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार, यूकैरियोट्स में 4 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के जो 3 प्रकार हैं, जैसे आपने राइबोसोम के सुने होंगे 70S प्रकार और 80S। एस होता है वो सैडबर्ग इकाई, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, राइबोसोम को हमेशा सेडिमेंटेशन से नापा जाता है और वो भी अपकेंद्रण तकनीक से निकाला जाता है। थोड़ी सी आगे की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना 3 प्रकार कौन से हैं, तो 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 16S आरआरएनए।
ये 23, 5 और 16 ये उनके अवसादन गुणांक है, सेडबर्ग इकाई। तो इनको ये जो होता है ये इसके घनत्व, भार और कई चीजों से मिलके बनता है। और अकेला आरआरएनए तो राइबोसोम बनाएगा नहीं, उसके साथ क्या चाहिए, प्रोटीन। अब आप देखिए 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए के साथ कुछ प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की बड़ी इकाई बनाते हैं 50S का अवसादन गुणांक। समझ गए, 23S और 5S प्लस प्रोटीन मिलके 50S का अवसादन गुणांक सेडबर्ग इकाई वाली राइबोसोम की बड़ी इकाई, और 16S आरआरएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम की छोटी इकाई बनाते हैं 30S की। यह आपने राइबोसोम में पढ़ा भी होगा कि 50S की बड़ी इकाई और छोटी 30S दोनों को जब जुड़ के राइबोसोम हमेशा दो इकाइयों का बना, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों इकाइयां जुड़ती है तब राइबोसोम पूरा बनता है, और उसका कुल अवसादन गुणांक 70S आता है। अवसादन गुणांक गणितीय जोड़ के आधार पर नहीं चलता। जब इकाइयां अलग अलग होती है तो ज्यादा अवसादन गुणांक आता है, आपस में इकट्ठी हो जाती है तो कुल टोटल जो है वो उनके योग से कम आएगा, और इसीलिए यहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम बना। तो प्रोकैरियोट के 70S प्रकार के राइबोसोम में क्या क्या चीजें हैं ये आप याद रखिएगा, ये आगे फिर आएगा। 23S, 5S, 16S प्रकार के आरआरएनए और इनके साथ प्रोटीन मिलके ये इकाइयां बनेगी। ठीक है, ऐसे ही यूकैरियोट्स में 3 की बजाय 4S होते हैं, सॉरी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक है 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 18S आरआरएनए। 28, 5.8, 5 और 18S आरआरएनए। इसमें से 28S, 5.8S एंड 5S आरआरएनए और प्रोटीन मिलके बड़ी इकाई बनाते हैं 60S की या 60S की बड़ी इकाई होती है। ऐसे ही 18S आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर के छोटी इकाई बनाते हैं 40S की, और दोनों से मिलके बनता है 80S का राइबोसोम। तो 70S का राइबोसोम प्रोकैरियोट में और 80S का राइबोसोम यूकैरियोट में मिलता है। ये हमें कोशिका में पढ़ा दिया जाता है 11th में। ठीक है, और वो जो किस तरह से बन रहा है और उसमें कौन कौन से आरआरएनए है ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैंने कहा था कि राइबोसोम के अंदर ये कई बार अमीनो एसिड जोड़ने के लिए एंजाइम की भांति काम करता है। तो जो बड़ी इकाई का जो सबसे बड़ा आरआरएनए है, जैसे देखिए इसमें बड़ी इकाई का जो सबसे बड़ा आरआरएनए कौन सा हुआ, 23S, और इधर बड़ी इकाई का सबसे बड़ा आरआरएनए 28S। तो ध्यान रखिएगा ये 23S और ये 28S ये राइबोजाइम की तरह कार्य करता है, एंजाइम की तरह कार्य करता है, राइबोजाइम की तरह कार्य करता है। और राइबोजाइम की तरह कार्य करके अमीनो एसिड के मध्य क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बंध बनाएगा। ये अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर उनको जोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये सब चीजें प्रोटीन संश्लेषण जब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में फिर काम आएगी। तो प्रोकैरियोट में कौन सा आरआरएनए एंजाइम की भांति काम कर रहा है, 23S का, यूकैरियोट में 28S का। अच्छा, ये जो राइबोजाइम होता है इस राइबोजाइम का बाकायदा नाम दिया गया है, ये जो राइबोजाइम है इसको नाम दिया गया है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। इसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहा गया। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इसलिए एक नया नाम दे दिया गया। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज यूकैरियोट में 28S आरआरएनए है और प्रोकैरियोट में 23S आरआरएनए। ये एंजाइम की भांति काम करके अमीनो एसिड बनाता है, ध्यान रखिए, अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बाकी इनके टाइप ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में जो तीनों प्रकार है इनका संश्लेषण साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहाँ तीनों के तीनों जो भी हैं संश्लेषण सभी का साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में। लेकिन यूकैरियोट्स में देखिएगा 28S, 5.8 और 18 इनका जो संश्लेषण है ये केंद्रिका में होता है। मैंने कहा ना केंद्रिका में बनता है, इनका संश्लेषण न्यूक्लियोलस केंद्रिका में होता है, केंद्र के केंद्रिका में होगा। लेकिन 5S आरआरएनए जो है इसका संश्लेषण केंद्रिका में न होकर केंद्रक द्रव्य में होता है। संश्लेषण न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में होता है, ये थोड़ा सा अलग है। ये छोटी छोटी बातें ये साइटोप्लाज्म जब हम कोशिका पढ़ते हैं तब भी बताते हैं। ये 4 प्रकार के हैं जिनमें से
28S 5.8 और 18S तो केंद्रिका में बनता है और 5S rRNA केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट के तो सारे साइटोप्लाज्म में बनेंगे और 23S और 28S जो है एंजाइम की भांति काम करेगा। ये कुछ अतिरिक्त चीजें और ध्यान रखनी है, बाकी rRNA के प्रकार ध्यान रखने। ठीक है, राइबोसोम ये जो चीजें हैं ये सब आपके प्रोटीन संश्लेषण में काफी काम आएगी, इसलिए फिर से ये सब चीजें दोबारा आएगी एक बार को। ये तो पहला प्रकार का आरएनए हुआ। अब दूसरे पर आते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आरएनए परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ठीक है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, इसे एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। ये एडेप्टर की तरह काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्लग होते हैं ना, कहीं जाके फिट हो जाते हैं, ऐसे ये एडेप्टर की तरह फिट हो जाता है। तो ये एडेप्टर आरएनए भी कहलाता है और इतना छोटा होता है कि लगभग घुलनशील अवस्था में मिलता है, सोल्यूबल आरएनए। ठीक है, इसको सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, एसआरएनए। इसका अवसादन गुणांक जो होता है टीआरएनए का वो होता है 4S, जबकि सबसे छोटा आरआरएनए भी कितना है, 5S का है। 5S आरआरएनए सबसे छोटा हुआ। ये जो सबसे छोटा आरआरएनए होता है उससे भी छोटा है टीआरएनए। टीआरएनए अत्यंत सूक्ष्म आरआरएनए है और ये अमीनो एसिड लेकर आते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के अंदर चले जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो बहुत छोटा है, इसलिए इसको घुलनशील आरएनए, एसआरएनए भी कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए। ठीक है, ये कुल आरएनए का 10 से 15% होता है सेल के अंदर। ठीक है, 10 से 15% मिलता है। ठीक, और संश्लेषण इसका भी केंद्रक द्रव्य में डीएनए से होता है, तो इसका भी निर्माण डीएनए से होता है और वो तो केंद्रिका में हो रहा था आरआरएनए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात हो रही थी। यहाँ केंद्रिका में नहीं, ये नॉर्मल वे में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी में इसका संश्लेषण होता है, डीएनए से बनता है। कार्य क्या हुआ इसका, अमीनो एसिड लाने का। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो एसिड लेकर आने का कार्य रहता है। ट्रांसफर इसीलिए नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड का काम कर रहा है। अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात है टीआरएनए के अंदर जो दो बड़ी खास बात है, दो क्या क्या चीजें देखो। एक तो इसके अंदर कुछ अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं जो टीआरएनए के अलावा किसी न्यूक्लिक अम्ल में नहीं मिलते, ना किसी और आरएनए में, ना किसी डीएनए में। ठीक है, टीआरएनए में कुछ अतिरिक्त असामान्य नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। देखिए, नाइट्रोजन क्षार तो 5 बताए थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। 5 में से 4 डीएनए में और 4 आरएनए में। यहां फिर इनके अलावा कुछ और होते हैं और ऐसे 3 असामान्य नाइट्रोजन क्षार टीआरएनए में देखे गए हैं और ये टीआरएनए के डीएनए से बनने के बाद अलग से जोड़े जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक है आयनोसिन, आई से लिखते हैं इसको आयनोसिन, एक है सूडो यूरेसिल और इसको जाई सिंबल से लिखते हैं, ऐसा त्रिशूल जैसा सिंबल होता है, और एक है डाईहाइड्रोयूरिडिन, DHU। नाम याद रखना, क्या क्या, आइनोसिन, सूडो यूरेसिल, DHU। ये तीनों जो हैं ये हैं असामान्य नाइट्रोजन क्षार जो टीआरएनए में मिलते हैं और इसके अलावा किसी न्यूक्लिक अम्ल में नहीं मिलते। तो ये एक बड़ी खास बात है और ये इसलिए आपको अलग से पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरी खास बात है टीआरएनए की, वो है उसकी संरचना। सारे आरएनए में सबसे जटिल संरचना मानी जाती है टीआरएनए की। ठीक है, लेकिन अपनी इसी जटिल संरचना की वजह से टीआरएनए बड़ा स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था आरएनए को स्टेबल करने के 2 रास्ते हैं, या तो उसको प्रोटीन के साथ संकुल बना दो जैसा कि आरआरएनए में किया हमने, और या फिर जो आरएनए होता है उसको कुंडलित करके ऐसी कुछ संरचना बना दो जिससे वो स्वयं स्टेबल हो जाए, और वो टीआरएनए में। टीआरएनए कभी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स के रूप में नहीं होगा, केवल आरएनए ही होता है। लेकिन इसमें एक सूत्रीय जो श्रृंखला है इसकी, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक सूत्रीय श्रृंखला स्वयं पर कुंडलित होकर एक स्थायी संरचना बना देती। इसका जो एक स्ट्रैंड होता है वो खुद ही पर ऐसा कुंडलित होकर, और कहीं कहीं जगह से इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन के ऐसा लगता है जैसे डबल स्ट्रैंडेड हो गया हो और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देता है। टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए 2 वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग 2 मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। एक तो है क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं इसे, क्लोवर शेप मॉडल भी कहते हैं इसको, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोला जाता है। ये एक पौधा है क्लोवर, उसकी पत्तियों जैसा दिखता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर शेप मॉडल एक ही बात है। और इसको 2D मॉडल, ये 2 डायमेंशनल वे में दिया गया है रॉबर्ट हॉले द्वारा। और दूसरा है एल शेप्ड मॉडल जिसे 3D मॉडल कहते हैं, ये किम द्वारा दिया गया है।
ठीक है, हमें कई बार किताबों में ज्यादातर 2D मॉडल, क्लोवर शेप, क्लोवर लीफ मॉडल मिलता है। 3D मॉडल कई बार बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो नहीं भी मिलता है। बाकी दो तरह के मॉडल दिए गए, हम इनमें से क्लोवर लीफ मॉडल को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा होता है। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल देखिए ये बना रखा है। आपको देखने में ऐसा लगेगा ये तो द्विरज्जु की संरचना है, ऐसा नहीं है, ये एक ही स्ट्रैंड है। देखो ये 5वां सिरा और ये 3रा सिरा, और देखिए ये खुद ही पर ऐसे ऐसे फोल्ड होकर के और कुछ कुछ बीच में लूप बन गए हैं, और कहीं कहीं जगह पर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए, जैसे डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वैसे पूरक। ठीक है, और ये 5वां सिरा 3रा सिरा ऐसे पास पास आ जाते हैं, घूम फिर के अपने ही ऊपर कुंडलित हो गया और बड़ी स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए टीआरएनए में 4 दिशाओं में 4 अलग अलग हिस्से हैं अलग अलग कार्यों के लिए। तो इसकी संरचना बनना केवल बनाने तो आनी ही चाहिए, बाकी इसके अलावा इसका कौन सा हिस्सा क्या काम करता है वो पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसके 5वें सिरे पर अंतिम जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो ग्वानिन होता है। इधर 3रे सिरे पर ACC करके होता है, जिसमें ये थोड़े से अलग से बाहर निकला हुआ रहता है। ये बिल्कुल फिक्स होता है, हर टीआरएनए में होता है ACC 3रे सिरे पर। अब इसका जो 3रा सिरा है इसी को कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, ये एक्सेप्टर आर्म कहलाती है, मतलब यहां क्या होता है, अमीनो एसिड आकर जुड़ता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग स्थल है। तो ध्यान रखना अमीनो एसिड ले जाने का काम करता है। तो टीआरएनए से अमीनो एसिड कहां जुड़ेगा, इसके सिर पे जुड़ता है। ये 3रा जो एंड है यहां अमीनो एसिड जुड़ेगा, 3rd एंड। ठीक है, इसमें एक वलय इधर बन रहा है, ये करीब 7 बेसेस, मतलब 7 बेसेस का ये लूप है। ठीक है, और ये जो लूप है इसका नाम दिया गया है T-Zy-C लूप, T-Zy-C लूप। और ये जो है ये राइबोसोम बाइंडिंग स्थल होता है, मतलब जब ये अमीनो एसिड लेकर के राइबोसोम के अंदर आता है तो अपने इस हाथ से ये राइबोसोम को पकड़ लेता है एक तरह से। ये T-Zy-C लूप से राइबोसोम से जुड़ता है ताकि वो अंदर खड़ा रह सके। ओके, इसके विपरीत तरफ थोड़ा बड़ा लूप होता है, 8 से 12 बेसिस का एक बड़ा लूप होता है, और ये कहलाता है DHU लूप। और ये DHU लूप जो है ये है एंजाइम बाइंडिंग स्थल, और इस जगह पर एक एंजाइम आकर जुड़ता है। एंजाइम कौन सा है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम बड़ा विशिष्ट है, और ये एंजाइम यहां आकर जुड़ता है। इस एंजाइम का काम क्या है, यह एंजाइम अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम यहां आकर बैठता है, और टीआरएनए को जोड़ना कहां है, 3रे सिरे पर। तो वो यहां तो एंजाइम आके बैठेगा, और यहां बैठकर वो इस जगह पर अमीनो एसिड लगाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हिस्सा तो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए रह गया। इस भुजा पर तो एंजाइम आकर बैठेगा। एंजाइम कौन सा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम यहां बैठेगा और 3रे सिरे पर अमीनो एसिड लगाएगा। ये वाली भुजा राइबोसोम से जोड़ने में काम आएगी। ठीक है, एक यहां पर अतिरिक्त भुजा और निकली हुई दिख रही, इसको लंप कहते हैं। ये अतिरिक्त भुजा है और इसका आज तक हमें कार्य समझ नहीं आएगी ये क्या करता है। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो चौथी भुजा है। ये 7 बेस का भुजा दिख रही है, और इसके अंदर यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एंटीकोडोन बनाते हैं। तो ये ट्रिपलेट एंटीकोडोन होता है, और ये ट्रिपलेट एंटीकोडोन एमआरएनए के किसी जेनेटिक कोड का पूरक होगा। देखिए, एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाएंगे। तो एमआरएनए पर तो होते हैं कोड, ठीक है, और टीआरएनए पर उसका विपरीत पूरक होता है एंटीकोडोन। इससे फायदा क्या हुआ कि जब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम में आया, वहां एमआरएनए भी है, तो ये टीआरएनए एमआरएनए में इसका जो एंटीकोडोन का ये स्थल है, ये साइट उसके कोडोन को पहचान करके उस पर जाके जुड़ जाएगी। एंटीकोडोन कोडोन पूरक होते हैं तो एक दूसरे से पेयरिंग कर जाते हैं। इससे वो टीआरएनए कुछ देर के लिए एमआरएनए पर आकर खड़ा हो गया, अमीनो एसिड लेकर आया। समझ गए? तो इस साइट को हम बोलते हैं एंटीकोडोन साइट। रिकॉग्नाइजेशन साइट, पहचान, किसकी पहचान, कोडोन की पहचान। इसको नोडोक भी बोलते हैं। नोडोक कुछ नहीं है, कोडोन को उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा पढ़ो CODON, कोडोन, उल्टा लिख दिया नोडोक। तो क्योंकि ये जेनेटिक कोड का पूरक है इसलिए नोडोक कह देते हैं, एंटीकोडोन साइट कह देते हैं। ये ट्रिपलेट कोडोन होता है।
और इसका मतलब इस भुजा से क्या कर रहा है ये, इससे टीआरएनए एमआरएनए के जेनेटिक कोड से पेयरिंग करता है। समझ में आ गई बात? ये एमआरएनए से जुड़ने में काम आएगा। तो इसके चारों हिस्सों का काम अलग अलग है। ठीक है, क्या हुआ, ये वाला हिस्सा जो है अमीनो एसिड जुड़ाव स्थल है, ये राइबोसोम से जुड़ने में काम आएगा, ये एंजाइम जुड़ेगा यहाँ आकर जो अमीनो एसिड को जोड़ने में काम आएगा, और एंटीकोडोन साइट एमआरएनए पर पेयरिंग करके एमआरएनए पर जुड़ने में काम आएगी। इनका नाम ध्यान रखना, ये एक्सेप्टर आर्म, ये टीजाईसी लूप, ये एंटीकोडोन साइट और वो डीएचओ लूप, और एक अतिरिक्त भुजा जिसका कार्य ज्ञात नहीं है अभी भी। ये टीआरएनए की संरचना है और ये काफी बार पूछी जाती है, यूं का यूं ये स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अच्छा, टीआरएनए पर अमीनो एसिड हमेशा लगा हुआ नहीं रहता है, जब जरूरत होती तब लगा लेते हैं इस एंजाइम की मदद से, बाकी नहीं भी लगते। इसलिए टीआरएनए में ध्यान रखिए, कई बार बोला जाता है डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। डिस्चार्ज्ड टीआरएनए बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना अमीनो एसिड के, बिना अमीनो एसिड का टीआरएनए, बिना अमीनो एसिड वाला जो टीआरएनए होता है, ठीक है, वो डिस्चार्ज्ड, और एक और टर्म हो गई फिर चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए किसको बोलेंगे, ये अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए, ये अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए होता है। टीआरएनए को हम डिस्चार्ज और चार्ज्ड दोनों कह सकते हैं। बिना अमीनो एसिड वाला टीआरएनए डिस्चार्ज टीआरएनए, और टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड लगाए तो चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। तो ये थे हमारे दो प्रकार हो गए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के आरएनए पर, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरएनए परिवार में ये वो आरएनए है जिसका जीवन काल सबसे कम होता है और सबसे कम समय के लिए बनता है। मैसेंजर आरएनए से दूत आरएनए भी कहते हैं, और ये डीएनए में के जीन में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर आने का काम करता है, दूत की तरह सूचना लाने का काम है। मैसेंजर आरएनए सबसे कम स्टेबल होता है, कम जीवन काल है और सबसे कम मात्रा भी होती है। कुल आरएनए का कोशिका में केवल 1 से 5% देखा गया है, क्योंकि ये खत्म जल्दी होता है। वैसे भी एक चीज ध्यान रखना, कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए बनता है, तो एमआरएनए। क्योंकि देखो आरआरएनए टीआरएनए स्टेबल है, एक बार बन गए हमेशा चलते रहेंगे, बार बार नहीं बनाते। ये अनस्टेबल है, ये बनेगा, काम आया, खत्म, फिर दोबारा बनाओ, फिर और बनाओ, तो ये तो बार बार बनता है। एमआरएनए संग्रहित नहीं रहता, लंबे समय तक नहीं रहता, और ये तुरंत नष्ट हो जाता है, कुछ समय बाद फिर बनाना पड़ता है। तो निर्माण की बात करें तो सबसे ज्यादा निर्माण एमआरएनए का होता है, क्योंकि इसका अनस्टेबिलिटी नहीं है, बस ये थोड़ी देर के लिए बनता है। ठीक है, संश्लेषण केंद्रक में डीएनए से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन शब्द सबसे ज्यादा एमआरएनए के लिए काम आता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से सबसे ज्यादा एमआरएनए बनता है। आरआरएनए टीआरएनए तो कभी कभी बनेंगे। कार्य क्या हुआ, आनुवांशिक सूचनाओं को कोड के रूप में लाने का कार्य, आनुवांशिक सूचनाओं को कोड के रूप में डीएनए से लाने का काम करता है। इसके ऊपर सूचना लिखी हुई है, कोड है इसमें, बस ये कोड के रूप में सूचना ले आता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संरचना भी इसकी देखो, ये स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि न तो ये कभी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, न ही इसकी संरचना कोई टीआरएनए की तरह कुंडलित हो गई है, तो इसलिए बहुत आसान सी सिंपल सी संरचना है। तो आरएनए तो बड़ा अनस्टेबल होता है, तो जीवन काल भी कम होता है इसका। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है, इसकी संरचना सबसे सरलतम होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। लिख रखा हमने, ये न तो स्वयं पर कुंडलित होता है और न ही प्रोटीन के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अतः ये स्टेबल भी कम होता है। ये जो श्रृंखला है एमआरएनए की, ये बहुत कम स्टेबल है, क्योंकि न तो ये कुंडलित होगी न प्रोटीन के साथ मिलेगी। ये मैंने आपको डायग्राम बना रखा, देखो ये एमआरएनए, एक सिरा 5वां और एक सिरा 3रा, और इसके ऊपर ये सारे न्यूक्लियोटाइड बना रखे हैं। ठीक है, एमआरएनए के अंदर जो पहला कोड होता है AUG होता है, और ये इनिशिएशन कोडोन, आरंभिक कोडोन कहते हैं। इसके बारे में अब ज्यादा चीजें तो आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पढ़ाएंगे, बट हर एमआरएनए का पहला कोड काम की शुरुआत के लिए होता है इनिशिएशन कोडोन, आरंभन कोडोन, और अंत का जो 3 कोड होते हैं वो होते हैं कार्य को खत्म करने वाले स्टॉप कोडोन। और ये इन 3 में से कोई भी हो सकता है, UAA, UAG और UGA। मैंने कहा ना, इसके बारे में मैं ज्यादा चीजें आपको जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन में बताऊंगा।
बट mRNA की संरचना इतनी सी है, एक रेखीय श्रृंखला है जिसमें सारे न्यूक्लियोटाइड हैं और तीन न्यूक्लियोटाइड को एक कोड कहते हैं। पहले 3 न्यूक्लियोटाइड हमेशा AUG रहते हैं और ये आरंभन कोडोन होता है। अंतिम 3 न्यूक्लियोटाइड स्टॉप कोडोन है जो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इनके अलावा बीच में जो है ये जेनेटिक कोड का पूरा अनुक्रम है, जो आनुवंशिक सूचना इसी में लिखी हुई है। बस इतना ध्यान रखें, बाकी ज्यादा विस्तृत डिटेल हम प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात, वैसे तो मैंने कहा कि mRNA कभी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बट कुछ कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार mRNA को भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रख लिया जाता है, तो इससे कुछ देर के लिए इसको संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी मिलता है कुछ कोशिका में, कभी कभी mRNA प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कुछ समय के लिए इसे संग्रहित रखा जा सकता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम इन्फॉर्मोसोम कहते हैं। जैसे rRNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स राइबोसोम, mRNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मोसोम। ये शब्द कभी कभी पूछा जा सकता है, ज्यादा नहीं, कभी कभार बनता है। mRNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल हो जाता है, बाकी mRNA ज्यादातर प्रोटीन के साथ नहीं मिलेगा और ये तुरंत काम आता है। ठीक है, mRNA को जिस जीन से ये बन रहे हैं, इनकी उत्पत्ति के आधार पर या इनमें आनुवंशिक सूचनाएं कैसी क्या हैं, mRNA को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं की उपस्थिति के आधार पर mRNA 2 प्रकार का होगा। ठीक है, एक होता है मोनोसिस्टोनिक mRNA और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक mRNA। मोनो का मतलब है 1, सिस्ट्रॉन, सिस्टोनिक वर्ड सिस्ट्रॉन से आया है। सिस्ट्रॉन जीन का ही दूसरा नाम है, मैं भी थोड़े और आगे बताता हूँ सिस्ट्रॉन क्या है, बट सिस्ट्रॉन मतलब जीन होता है, यूं मानिए। तो मोनो मतलब एक सिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मतलब मेनी, कई सारे। अगर एक सिस्ट्रॉन अर्थात एक जीन से आरएनए बना तो मोनोसिस्टोनिक, कई सारे जीन से आरएनए एक साथ बना तो पॉलीसिस्टोनिक। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक है। तो पहले तो जरा हम मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक के बारे में समझ लें, उसके बाद और बात करेंगे। ठीक है, देखिए मोनोसिस्टोनिक जो होता है वो एक जीन या एक सिस्ट्रॉन से बनता है, क्लियर, और ये यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और कभी कभी प्रोकैरियोट में मिलेगा। यूकैरियोटिक जीवों में मोनोसिस्टोनिक ही आरएनए बनते हैं, वहां पॉलीसिस्टोनिक नहीं बनता। ठीक है, यूकैरियोट में एक जीन से एक आरएनए बनेगा, जबकि एक से अधिक जीन या एक से अधिक सिस्ट्रॉन से बनने वाला आरएनए पॉलीसिस्टोनिक, और ये केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कई बार ऐसा होगा कि एक से ज्यादा जीन से एक ही आरएनए बना देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक, तो पॉलीसिस्टोनिक हमेशा किस में मिला? प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में कौन सा मिलेगा? मोनोसिस्टोनिक। हाँ, ये भी बताया जाता है कि कभी कभी प्रोकैरियोट में भी मोनोसिस्टोनिक हो सकता है, बट वो कभी कभी। तो यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक, पहले तो ये ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसका मैंने कारण लिखा है। ये मैंने प्रोकैरियोट का कारण लिखा है और ये मैंने यूकैरियोट का लिखा है कि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक का है, इसका कारण यहां दिखेगा कि यूकैरियोटिक में रेखीय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। रेखीय डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड। अब यूकैरियोट के डीएनए पर जो जीन की जमावट है वो ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट में कभी भी जीन लगातार जमे हुए नहीं होते। एक जीन है, फिर खाली डीएनए, फिर दूसरा जीन, गैप होता है बीच में। इसमें क्या है, जीन सतत रूप से व्यवस्थित नहीं होते और इनके मध्य बड़े बड़े गैप पाए जाते हैं। तो जीन दूर दूर है और लाखों बेस पेयर का गैप है। एक जीन यहाँ है डीएनए, फिर दूर जाके दूसरा जीन। अब जब जीन इतने दूर दूर हैं तो जब आप आरएनए बनाओगे तो एक जीन का ही तो आरएनए बना पाओगे, इसलिए यूकैरियोट में कभी पॉलीसिस्टोनिक बन ही नहीं सकता कि वहां जीन लगातार ही नहीं है। जबकि प्रोकैरियोट में, ये जो प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, मैंने ये इधर लिखा है, थोड़ा सा क्रॉस में लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एक वृत्ताकार डीएनए होता है जिस पर जीन सतत रूप से व्यवस्थित होते हैं बिना गैप के। प्रोकैरियोट में जीन लगातार, एक ही डीएनए है, उसी पर सारे जीन हैं, तो उसमें जीन लगातार होते हैं। ठीक है, आप देखो, इसको मैं जरा आपको डीएनए पे समझाऊं तो ये देखिए, प्रोकैरियोट के अंदर जैसे मैंने ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, तो देखो ये एक जीन, ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन। अब यहां पर जीन, ये जीन और सिस्ट्रॉन, जीन को ही सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, सिस्ट्रॉन और जीन एक ही बात है। तो ये 3 सिस्ट्रॉन है या 3 जीन है और लगातार है बिना गैप के। और प्रोकैरियोट में तो जो जीन एक साथ काम आते हैं वो होते भी एक साथ ही। तो कई बार प्रोकैरियोट क्या करता है,
इनके अलग अलग आरएनए बनाने की बजाय तीनों जीन का एक ही कॉमन आरएनए बना दिया। इसमें एक जीन की ये सूचना, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ। ऐसा एमआरएनए जो एक से अधिक सिस्ट्रॉन से बना, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब यूकैरियोट की व्यवस्था देखो अलग है। यूकैरियोट का डीएनए डबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ एक जीन, ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन, और इनके बीच में आपको ये गैप मिलेंगे बड़े बड़े। तो यहाँ आप चाह करके भी इन दो जीन का एक साथ आरएनए नहीं बना सकते, बीच में गैप है बड़ा। गैप जो होता है इसमें भी डीएनए, बट ये डीएनए जीन नहीं है, सारा डीएनए जीन नहीं होता। तो इसका अलग आरएनए, इसका अलग एमआरएनए, इसका अलग एमआरएनए, तो ये सारे एमआरएनए कैसे हुए? मोनोसिस्ट्रॉनिक। समझ में आई बात? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जीन की व्यवस्था ही कुछ इस तरह की है कि ये एमआरएनए बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। मोनो मतलब एक सिस्ट्रॉन, एक मतलब जीन, एक जीन से बना, एक सिस्ट्रॉन से बना आरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं। यूकैरियोट्स के सारे आरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं एमआरएनए। प्रोकैरियोट के अंदर एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक बनते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह से जीन सतत होते हैं, ठीक है। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एमआरएनए के दो प्रकार हैं, कौन से कैसे जीन से बन रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द आया सिस्ट्रॉन, ये कहां से आ गया अचानक? एक्चुअली कुछ सालों पहले एक वैज्ञानिक थे बेंजर, उन्होंने डीएनए में कार्यों के आधार पर 3 इकाई शब्द दिए थे, 3 टर्म दी थी, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूट, 3 शब्द दिए, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन, और ये कार्यों के आधार पर, ठीक है। वो खुद नहीं जानते थे कि इनकी कितनी लंबाई है, क्या है, लेकिन ये बाद में जाकर के समझे गए। देखिए बेंजर के ये 3 टर्म आप समझ लें, जगह जगह काम आते रहते हैं। बेंजर वैज्ञानिक द्वारा डीएनए में 3 इकाई शब्दावली दी गई, टर्म्स दी गई। एक तो है सिस्ट्रॉन, एक रिकॉन और एक म्यूटॉन। कैसे परिभाषित करेंगे कि सिस्ट्रॉन कौन है? डीएनए की वह छोटी से छोटी इकाई जो आरएनए व प्रोटीन बनाती है। मतलब डीएनए का वो छोटे से छोटा खंड जिससे कि आरएनए बन सके और प्रोटीन बन सके, वो सिस्ट्रॉन। तो अब आप देखिए डीएनए का जो खंड आरएनए और प्रोटीन बनाता है वो क्या कहलाता है? उसको जीन ही तो कहते हैं। जीन तो मेंडल की तरफ से चला आ रहा शब्द है। अब ये एक सिस्ट्रॉन उन्होंने इकाई शब्द दे दिया, इसीलिए यह सिस्ट्रॉन एक जीन के तुल्य होती है। ये इकाई तो एक जीन के तुल्य ही, इसलिए सिस्ट्रॉन बोलो, जीन बोलो, बात है कि हाँ इतना जरूर है कि समस्त सिस्ट्रॉन जीन है, क्योंकि जो डीएनए का खंड आरएनए बना रहा हो तो जीन ही हुआ। समस्त जीन सिस्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कुछ जीन ऐसे भी मिले हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर जेनेटिक्स में बताया गया होगा, कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं, फिर भी जीन कहलाते हैं, वो नियंत्रण का काम करते हैं। अभी आगे आएंगे, इसी चैप्टर में आगे आएंगे। तो इसलिए ये नहीं कहना है कि सारे जीन सिस्ट्रॉन है। जो जीन आरएनए और प्रोटीन बनाए वो सिस्ट्रॉन है, और जो जीन आरएनए प्रोटीन नहीं बनाए वो नॉन सिस्ट्रॉनिक जीन है। तो जो सिस्ट्रॉन है वो तो सारे जीन है, बट सारे जीन सिस्ट्रॉन कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ जीन आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते। लेकिन जो सिस्ट्रॉन है, जिसको सिस्ट्रॉन कह रहे हो, वो जीन ही है। फिर उन्होंने एक शब्द और दिया था, रिकॉन। रिकॉन उन्होंने कहा था रिकॉम्बिनेशन की इकाई, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्योजन, पुनर्योजन मतलब जीन विनिमय। जीन विनिमय के बाद पुनर्योजन होता है, ये भी जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जो जीन विनिमय के समय विनिमय हो जाए, जो पुनर्योजन में भाग ले, उस इकाई को रिकॉन कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन में भाग लेने वाली इकाई रिकॉन। तो जो जीन विनिमय में जितना खंड एक्सचेंज हो जाता है वो रिकॉन है। और हमें पता है कि जीन विनिमय में तो पूरा जीन ही तो एक्सचेंज होता है, इसीलिए रिकॉन भी एक जीन के तुल्य ही माना जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक ही जीन के तुल्य है, क्योंकि जो खंड आप विनिमय कर रहे हो वो जीन ही होता है, पूरे जीन का विनिमय होता, आधे जीन का नहीं होता। इसलिए सिस्ट्रॉन और रिकॉन तो मोर और लेस जीन ही है, जिसके अलग अलग तरह से नाम दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एक शब्द और दिया है, म्यूटॉन। ये है यूनिट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की इकाई। म्यूटॉन किसको कहेंगे? इट इज यूनिट ऑफ म्यूटेशन। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें कि एक म्यूटेशन करना संभव हो, उसे यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। वह छोटे छोटे जिसमें एक म्यूटेशन करना संभव हो। और ये जो है ये एक जीन के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो उससे भी छोटा है। डीएनए में न्यूनतम परिवर्तन क्या हो सकता है? तो एक बेस पेयर बदल दो, एक न्यूक्लियोटाइड निकाल के दूसरा लगा दिया, कुछ भी कर लिया, तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्तर पर जितने परिवर्तन होते हैं
एक बेस पेयर के स्तर पर वो म्यूटोन इकाई है। तो म्यूटोन जो है केवल एक बेस पेयर लंबा होता है, ये इकाई सिर्फ एक बेस पेयर लंबी है, और ऐसे तो कई म्यूटोन एक ही जीन में आ जाएंगे, तो ये जीन से भी छोटी इकाई है। इन तीनों में सबसे छोटी इकाई कौन सी? म्यूटोन। ठीक है, तो ये तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन है, और ये तो एक बेस पेयर का होगा, ये जीन से छोटा है, उससे कई छोटा है। और यूनिट ऑफ रिकॉन, ये क्या हो गया? एक तरह से ये है यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉन जो है रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है, पुनर्योजन की इकाई, और ये एक जीन के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, सिस्टोन क्या कह सकते हैं हम? यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, जीन के प्रदर्शन की इकाई, जिससे कि आरएनए और प्रोटीन बनता है और लक्षण बनता है। तो ये यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है सिस्टोन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिकॉन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन म्यूटोन। बेंजर ने ये तीन अलग अलग तरह से कार्यों के आधार पर डीएनए में ये इकाइयां दी थी। आज हमें मालूम है कि बेंजर की सिस्टोन और रिकॉन इकाई तो जीन के ही तुल्य है, और इसीलिए जीन और सिस्टोन कई बार एक ही चीज बोले जाते हैं। हालांकि सारे सिस्टोन जीन होते हैं, लेकिन सारे जीन को सिस्टोन कहना उचित नहीं है। कुछ जीन आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, और म्यूटोन अलग चीज है। ये तो मैंने एक अतिरिक्त आपको तीन टर्म बता दी क्योंकि अभी सिस्टोन नाम आया। अदरवाइज एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक है। एक जीन एक सिस्टोन से बनने वाला आरएनए मोनोसिस्टोनिक, जो कि यूकैरियोट्स में मिलता है। एक से ज्यादा जीन से बनने वाले आरएनए को पॉलीसिस्टोनिक, जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोकैरियोट के डीएनए में जीन लगातार भी मिलते हैं, तो आरएनए भी लगातार बना लिया जाता है। यूकैरियोट में जीन दूर दूर मिलते हैं, तो फिर हर जीन का एक जीन से एक ही आरएनए बनता है। ओके, तो ये तो थे हमारे आरएनए के कुल मिलाकर तीन प्रकार, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो आज हमने पूरा राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन किया। आरएनए क्या है, कैसे उत्पत्ति और फिर उससे डीएनए बनना, और आरएनए की क्या खास बातें हैं, क्यों प्रकृति ने आरएनए से बाद में डीएनए बनाया, ऐसी कई चीजें। और फिर तीन प्रकार के मुख्य रूप से जो आरएनए कोशिकाओं में मिलते हैं, वो तीनों आरएनए हमने पढ़े। ये सब चीजें आपके अभी आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में काम आएंगी। तो ये तो हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट हुआ। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको दो प्रकार बताए, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए की संरचना, डीएनए की प्रॉपर्टी और डीएनए की पैकेजिंग भी पढ़ी, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। और आरएनए और आरएनए के प्रकार और उन्हीं की संरचनाएं। तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, हम दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके हैं, डीएनए और आरएनए। हमने डीएनए और डीएनए की प्रॉपर्टीज और उनकी पैकेजिंग की बात करी, और उसके बाद आरएनए और आरएनए के प्रकार भी बताए। अब हम जरा इन दोनों न्यूक्लिक एसिड का एक कंपैरिजन देते हैं, आखिर डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, दोनों की तुलना, दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, हमने ये भी बताया था आरएनए के समय कि वैसे तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए, लेकिन जो पहला न्यूक्लिक एसिड बना था वो कौन सा था? आरएनए। आरएनए सबसे पहले बना, फिर आरएनए में कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से आगे चलते हुए डीएनए की उत्पत्ति हुई। और आज हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, पहला जब आरएनए था तो वही हमारा आनुवांशिक पदार्थ भी था और सारे काम भी वही करता था। आरएनए में एक अलग तरह की सक्रियता होती है, कारण कि उसका जो राइबोज शुगर है उसके दूसरे कार्बन पर OH समूह है, जबकि डीएनए में उतनी सक्रियता नहीं है, वहां पर OH की जगह H हो जाता है। तो जो ये पहला न्यूक्लिक अम्ल आरएनए है, ये अपनी सक्रियता की वजह से जीन के एक्सप्रेशन का काम तो बढ़िया कर लेता है, लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रहण और अगली पीढ़ी में स्थानांतरण के इस काम में उसको दिक्कत आनी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सक्रिय है तो बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, उसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन होता है, इवोल्यूशन की दर भी तीव्र होगी। ठीक है, ये सब चीजें एक अच्छे आनुवांशिक पदार्थ के लिए उचित नहीं है। आनुवांशिक पदार्थ को हमेशा निष्क्रिय या स्टेबल होना चाहिए, ताकि सूचनाएं आसानी से परिवर्तित ना हो और वो अच्छे से उसको अगली पीढ़ी में भेज सके। तो हम एक कंपैरिजन देखें उनकी संरचना से लेकर कार्यों तक, डीएनए और आरएनए का। मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बना रखी है, देखिए। ठीक है, इसमें आरएनए में सबसे पहले हम रासायनिक अगर अंतर की बात करें तो आरएनए और डीएनए में जो केमिकल डिफरेंस है, ये पहले दो डिफरेंस केमिकल हैं। ठीक है, शर्करा इसमें राइबोज है और नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल हम जानते हैं। और यही दो चीज़ों का अंतर है डीएनए में कि यहाँ शर्करा डीऑक्सीराइबोज और थाइमिन नाइट्रोजन बेस हो जाता है। राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज होती है शर्करा, एंड यूरेसिल की जगह थाइमिन। रासायनिक संगठन में ये दो अंतर होते हैं।
रही बात स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं ये सामान्यतः आरएनए एक रज्जु की सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कभी कभार कुछ वायरस के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला है, ठीक है। विरल रूप से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ वायरस में होता है, ये नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। यानी कि आरएनए मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंडेड है, कुछ वायरस में डबल स्ट्रैंडेड है। वायरस में 2-3 नाम ये बहुत पूछे जाते हैं, रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। अगर उसी तरह हम डीएनए की बात करें तो डीएनए सामान्यतः डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। 5174 और कोलीफेज जैसे ये वायरस, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए और उसका सिंगल स्ट्रैंडेड होना अत्यंत विरल है। ये कुछ एक वायरस हैं जिनमें ये चीज मिलती है। वायरस में ही सारे अपवाद हैं, बाकी सब चीजें सेम है। वायरस को अगर हम छोड़ दें तो सारे जीवों में, सजीवों में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। वायरस के अपवाद हैं कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्यों की बात करें तो आरएनए सामान्यतः नॉन जेनेटिक मटेरियल है। कहा था आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ है, बट अब उसके बाद डीएनए की उत्पत्ति हो चुकी है और अब आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हो चुका है। अब जो आरएनए सजीवों में मिलता है वो नॉन जेनेटिक मटेरियल है, वह डीएनए के सूचनाओं को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, स्वयं आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, नॉन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगेन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए अब भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन वायरस को हम आरएनए वायरस या राइबो वायरस कहते हैं। कुछ वायरस राइबो वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस के ये अपवाद है। कुछ वायरस में आज भी आरएनए ही है और आरएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इधर डीएनए जो है सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ माना जाएगा, ठीक है। वो उन कुछ वायरस को छोड़ दे तो सब में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और जरा हम इनकी प्रॉपर्टीज की तुलना करें आरएनए और डीएनए की, तो हम जानते हैं कि आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक सक्रिय है और सक्रिय होने का कारण राइबोस के सेकेंड कार्बन पर OH समूह के होने के कारण। सेकेंड कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल समूह होता है आरएनए में, ठीक है। इस वजह से राइबोस शर्करा ज्यादा सक्रिय होती है। वहीं यहाँ पर जो है ये कम सक्रिय होगा, कम सक्रिय डीऑक्सीराइबोस की वजह से। जो सक्रिय ज्यादा होता है वो स्टेबल कम होता है, तो ये कम स्टेबल है, डीएनए उसकी तुलना में अधिक स्टेबल होगा। अच्छा, डीएनए के स्थायित्व ज्यादा होने के कारण आप 3 ध्यान रखें। सबसे पहला तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, क्योंकि उसमें OH की जगह H हो गया। दूसरा है थायमीन, यूरेसिल से थायमीन जो है ज्यादा स्टेबल है और थायमीन अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। और तीसरी चीज स्थायित्व में उसका संरचना डबल स्ट्रैंडेड होना। ये डबल स्ट्रैंडेड संरचना जो है, सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना से डबल स्ट्रैंडेड संरचना ज्यादा स्टेबल होगी। तो इन तीनों कारणों की वजह से डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्टेबल है। कम सक्रिय अधिक स्टेबल, वो अधिक सक्रिय कम स्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये सक्रिय ज्यादा है आरएनए, इसलिए आरएनए आसानी से नष्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका जीवन काल नहीं होता, कई बार नष्ट आसानी से होता है। और उसमें परिवर्तन, म्यूटेशन की दर भी उच्च रहती है और इसीलिए इवोल्यूशन भी तीव्र गति से होता है। आरएनए में देखिए बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन संभव है, वो सक्रिय बहुत है, नष्ट भी जल्दी होता है, कम जीवन काल है। और म्यूटेशन की दर, परिवर्तन की दर भी उच्च है, और जब म्यूटेशन की दर उच्च होती है तो इवोल्यूशन भी तीव्र गति, परिवर्तन जब जल्दी जल्दी होंगे तो इवोल्यूशन भी तीव्र गति से होगा। ये सब चीजें डीएनए में ऐसा नहीं है, डीएनए आसानी से नष्ट नहीं होता, डीएनए अपने अंदर परिवर्तन नहीं होने देता, इतना आसानी से वो परिवर्तन का विरोध करता है और इसलिए उसमें म्यूटेशन की दर बहुत कम होती है और इसीलिए उसमें इवोल्यूशन भी धीमा। जिन जीवों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ थे, जैसे कि कुछ वायरस, उनका इवोल्यूशन बहुत तीव्र गति से होता है। वायरस आप देखो कितना जल्दी बदल जाता है, लेकिन जहाँ डीएनए आनुवंशिक पदार्थ आ गया वहाँ जीवों में परिवर्तन बहुत धीमा हो जाता है, म्यूटेशन की दर बहुत धीमी हो गई, आसानी से नष्ट भी नहीं होता और इवोल्यूशन की दर भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये आरएनए डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज का अंतर है। और अगर हम देखें तो आरएनए में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो डीएनए में नहीं होती, और डीएनए में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आरएनए में नहीं होती हैं, वो भी देखें जरा। तो आरएनए के अंदर उत्प्रेरकीय गुण होता है, वो राइबोजाइम एंजाइम की तरह कार्य कर सकता है। आरएनए राइबोजाइम की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह वो जैव उत्प्रेरक होता है। ऐसी कोई उत्प्रेरकीय गुण डीएनए में नहीं मिलता, डीएनए में कोई उत्प्रेरकीय गुण उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आरएनए में एक और खास बात है, आरएनए जब बनता है, आज तो सारा आरएनए डीएनए से ही बनता है, आरएनए जब बनता है तो वो जो बना हुआ आरएनए जरूरी नहीं वो तुरंत उपयोग में आ जाए, हमें उसमें कई बार कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आरएनए के अंदर प्रोसेसिंग होती है,
आरएनए में कुछ काट छाट करके फिर तैयार करते हैं। आरएनए की ये प्रोसेसिंग आरएनए स्वयं करता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्वयं की प्रोसेसिंग की क्षमता रखता है, स्प्लाइसिंग कर लेता है। काट छाट करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो आरएनए खुद की प्रोसेसिंग कर लेता है। डीएनए में इस तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, और वैसे डीएनए में प्रोसेसिंग की आवश्यकता भी नहीं। डीएनए अपनी ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं कर पाता और उसमें जरूरत भी नहीं है। स्वयं की प्रोसेसिंग की क्षमता आरएनए में होती है। तो आरएनए जहाँ जैव उत्प्रेरक की तरह काम कर सकता है और अपनी प्रोसेसिंग भी कर सकता है, ये चीज डीएनए में नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें डीएनए में है जो आरएनए में नहीं है। जैसे डीएनए के अंदर स्वयं के प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता होती है, वो रिपेयरिंग कर सकता है, कोई टूट फूट हो जाए तो, और अपने किए हुए काम की चेकिंग कर सकता है, प्रूफ रीडिंग, सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ रिपेयर, प्रूफ रीडिंग, ये डीएनए के विशिष्ट गुण हैं। ठीक है, डीएनए में क्या है, जैसे कई मान लो काम करते हुए कुछ गलती होगी तो उसको सुधार भी लेता है, प्रूफ रीडिंग करता है। कई मान लो कुछ हिस्सा नष्ट हो गया तो उसको वापस बना देता है, रिपेयरिंग भी करता है और अपनी कॉपी भी बनाता है। ये सब चीजें आरएनए में नहीं है। आरएनए में कोई ऐसा रिप्लिकेशन, रिपेयर और प्रूफ रीडिंग नहीं होती। हालांकि यहाँ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ नहीं होती है, ये जनरल बेस पर कहा गया है। बाकी कुछ आरएनए में कुछ वायरस के अंदर जहाँ आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है वहाँ आरएनए में भी रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो आरएनए वायरस, जो राइबो वायरस है, उनमें तो रिप्लिकेशन आरएनए में भी होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी भी लिखती है कि डीएनए और आरएनए दोनों में रिप्लिकेशन की क्षमता है। वो उस आरएनए वो वायरस की वजह से लिखा जा रहा है। बाकी केवल उस वायरस के अलावा किसी भी जीव में आरएनए रिप्लिकेट नहीं करता, वो डीएनए से ही बनता हमेशा। तो ये जो सेल्फ रिप्लिकेशन है, इसको लेकर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आरएनए के संदर्भ में जरूर इसमें रिप्लिकेशन, वायरस के संदर्भ में जरूर रिप्लिकेशन है, बाकी नहीं है। ठीक है, अब इस सारी चीजों के बाद अगर हम निष्कर्ष निकालें कि आरएनए किस चीज के लिए ठीक है और डीएनए का क्या कार्य है, तो हम देखें तो आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं के प्रदर्शन एवं स्थानांतरण, प्रदर्शन मतलब सूचनाओं को प्रदर्शित करके लक्षण बनाना, और स्थानांतरण कहाँ से, केंद्रक से साइटोप्लाज्म में स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होता है। आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में केंद्रक में है, वहां से इन सूचनाओं को निकालकर साइटोप्लाज्म में लाना, ये स्थानांतरण न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और फिर इन सूचनाओं का प्रदर्शन करके लक्षण बनाना, इस कार्य के लिए आरएनए उपयुक्त है। ठीक है, वहीं डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण, ये आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रह करता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं वंशानुगति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए और आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए डीएनए उपयुक्त है। तो इस तरह से आप देखिए, दोनों न्यूक्लिक अम्ल का अपना अपना कार्य है। दोनों चीजें जो है बड़ी सामंजस्य के साथ चलती हैं। आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण का कार्य आरएनए से लेकर डीएनए को दे दिया गया। ठीक है, और डीएनए में रिप्लिकेशन की क्षमता दे दी, जिससे कि वो अगली पीढ़ी में जब डीएनए भेजना हो तो वो अपनी कॉपी कर सके। ये चीजें आरएनए से ले ली गई, और आरएनए को केवल प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया कि आप केवल आनुवंशिक सूचनाओं का प्रदर्शन करिए। अब आनुवंशिक सूचना किसको दे दी, डीएनए को। तो आरएनए को आनुवंशिक सूचना अगर प्रदर्शित करानी है तो सूचनाएं लानी पड़ेगी। सूचनाएं आरएनए कहाँ से लाएगा, डीएनए से। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए को देता है, एमआरएनए सूचना को लेकर साइटोप्लाज्म में आता है, वहां पर आरआरएनए यानी कि राइबोसोम और टीआरएनए मिलकर के उन सूचनाओं से प्रोटीन बनाकर लक्षण निर्माण करते हैं, प्रदर्शन होता है। इस तरह से दोनों चीजें बड़ी सामंजस्य के साथ चलती हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये तो तुलना की बात हो गई, लेकिन अगर हम देखें डीएनए और आरएनए में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है और कौन ज्यादा सक्रिय, कई तरह की चीजें हम देखते हैं कि डीएनए बिल्कुल आनुवंशिक पदार्थ है, और हमें लगता है कि डीएनए सर्वोपरि है। डीएनए सर्वोपरि इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि आनुवंशिक सूचना वो लेकर बैठा और अगली पीढ़ी में भी ले जा रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर हम कोशिका के अंदर जाके देखें तो हमें वहाँ डीएनए का ज्यादा कोई रोल नजर नहीं आता। डीएनए केंद्रक के अंदर अपनी एक निर्धारित जगह पर बैठा और वो वहां से हिलता भी नहीं। हम देखते हैं कि आरएनए हमें कोशिका के अंदर बड़ा बिजी नजर आता है, इधर उधर छोटे मोटे कई सारे कामों में आरएनए का सक्रियता मिलती है। उपापचयी कार्यों में आरएनए ज्यादा शामिल होता है, डीएनए तो जाता ही नहीं है। डीएनए दो ही काम करता है, आरएनए निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए निर्माण रिप्लिकेशन। तो कोशिकीय उपापचय में सक्रिय रूप से भागीदारी आरएनए की दिखती है। कोशिकीय उपापचय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, वो पूरा काम आरएनए करते हैं। ठीक है, और हमें साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में हर जगह आरएनए जरूर दिख जाते हैं।
और हम देखते हैं कि हमारा पूरा उपापचयी तंत्र, प्रोटीन संश्लेषण, लक्षण निर्माण आरएनए के अनुसार विकसित हुआ है। ठीक है, शुरुआत से था भी आरएनए, केवल आरएनए से तो हमने आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रहण का कार्य लेकर के डीएनए को दे दिया। इसीलिए आज भी आरएनए में, बल्कि आरएनए में ज्यादा स्वतंत्र नजर आता है। आरएनए अपनी खुद की प्रोसेसिंग कर लेता है। ठीक है, आरएनए एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और अपने कई काम खुद ही निपटा देता है। वो एंजाइम प्रोटीन पर भी निर्भर नहीं करता। तो इन सारी चीजों के बाद एक शब्द आता है आरएनए वर्ल्ड, यानी कि आरएनए संसार। भले आज डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन कहा यही जाता है कि हमारा कोशिकीय उपापचय, कोशिका के अंदर तो आज भी आरएनए का ही संसार है। और आरएनए वर्ड का एक छोटा सा पैराग्राफ हम एनसीईआरटी में दिया है। हम आरएनए वर्ड समझ में आना चाहिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। आरएनए वर्ड या आरएनए संसार का मतलब आज भी हम आरएनए संसार में ही रह रहे हैं। ठीक है, आरएनए सबसे आद्य, सबसे प्रिमिटिव, पहला आनुवांशिक पदार्थ है, ये तो हम जानते ही। ठीक है, इसके अलावा आरएनए कोशिकीय उपापचय यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेता है एवं कोशिकीय उपापचय का विकास आरएनए के इर्द गिर्द आरएनए के अनुसार ही हुआ है। यहाँ आरएनए का बड़ा एक्टिव रोल है। ठीक है, आरएनए स्व उत्प्रेरकी गुण रखता है, यानी कि वो राइबोजाइम की तरह काम करता है और अपने कुछ कार्य, महत्वपूर्ण कार्यों को खुद ही निपटा लेता है और उसके लिए एंजाइम पर निर्भर नहीं करता। आरएनए में खुद की प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग करने की भी क्षमता होती है और इस कार्य के लिए भी वो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो ये चीजें हमें दिख रही है कि आरएनए जो है बहुत सारी चीजें खुद के लेवल पर ही निपटा देता है। ठीक है, डीएनए की उत्पत्ति भी आरएनए से तो हुई। डीएनए की उत्पत्ति आरएनए से हुई है। आरएनए में कुछ रासायनिक व संरचनात्मक परिवर्तन हुए और उसके बाद डीएनए बना। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आज भी कोशिकीय उपापचय में आरएनए का प्रभुत्व पाया जाता है, डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। ठीक है, आरएनए का प्रभुत्व पाया जाता है और जैविक जगत आज भी आरएनए वर्ल्ड, आरएनए संसार कहा जाता है। आरएनए का प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस ऑफ आरएनए, डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। अभी भी ध्यान रखिएगा कि भले डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हो गया, लेकिन वास्तव में तो आरएनए का ही प्रभुत्व है। देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। ठीक है, और आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड हम इसी चीज को कहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज, हमने जब डीएनए आरएनए की तुलना करी तो हम ये ना समझ लें कि भाई आरएनए का कोई खास महत्व नहीं है, बल्कि आरएनए का तो बहुत महत्व है। आनुवांशिक सूचना डीएनए में रखोगे उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रदर्शित नहीं होगी, जीव का निर्माण कैसे होगा। और इसलिए आरएनए काफी महत्वपूर्ण और सक्रिय काम करता है। डीएनए में इतनी सक्रियता होती नहीं है, वो केवल सूचनाएं लेके बैठा है और ज्यादा से ज्यादा अगली पीढ़ी में पहुंचा देता है और इन सूचनाओं को आरएनए को दे देता है। बाकी सारा काम आरएनए करते हैं और इसलिए आरएनए वर्ड कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी आपको, जहां मैंने आनुवांशिक पदार्थों की खोज और ये सब चीजें बताई, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 114 पर ये डीएनए आरएनए का कंपैरिजन और साथ साथ में आरएनए संसार की बात की जाएगी। ये जो है ये पूरा ये आनुवांशिक पदार्थ की गुणधर्म, और उसके बाद ये पेज नंबर 114 पर ये जो पैराग्राफ दिए, जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया, वही सारी चीजें इसमें लिखी है। आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। वही दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह, अस्थिर होना, ये वो, ठीक है, यूरेसिल और थायमिन की बात की गई है इसके अंदर। और ये सामान्य चीजें जो एक कंपैरिजन जो डीएनए आरएनए का वो दे रखा है, बड़ा अच्छा दिया है, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आरएनए संसार के तौर पर ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कि क्यों हम आज भी आरएनए वर्ड, आरएनए संसार की बात करते हैं, ऐसा इसमें क्या कहा गया। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये दरअसल पूरा का पूरा डीएनए आरएनए का हमारा कंपैरिजन, और दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। ठीक है, कोशिकीय कार्यों में हमें आरएनए ज्यादा सक्रिय मिलता है, लेकिन वहीं डीएनए की भी आनुवांशिक सूचनाओं को रखने और स्थानांतरण करने में अपनी उपयोगिता है। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए जरूरी है, और हम वर्तमान समय या उपापचय कार्यों में या कोशिकीय उपापचय को आरएनए संसार क्यों कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा।